नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है संजय भंडारी और स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पेज में। जैसा सब लोग जानते हैं, हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है और इस क्रैश कोर्स में हम नीट और जेईई के लिए केमिस्ट्री की पूरी तैयारी कराएंगे। ऑनलाइन टेस्ट भी होंगे, प्रैक्टिस सीट भी आपको दी जाएगी, डाउट सोल्यूशन भी साथ में चलेंगे। तो सबसे पहले इस हफ्ते का आप शेड्यूल नोट कर लीजिए। आज है मंडे, सरफेस केमिस्ट्री फुल चैप्टर रिवीजन। सैटरडे को इसी चैप्टर का एक ऑनलाइन टेस्ट होगा और जितने भी डाउट मेरे पास आएंगे संडे को डाउट सेशन लाइव क्लास। तो बच्चों शुरू करते हैं क्लास 12 सरफेस केमिस्ट्री फुल चैप्टर रिवीजन। सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कवर होंगे। शुरुआत करते हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री होती क्या है, सबसे पहले आपको यह जानना है और इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्म्स हैं, उनके बारे में आपको समझना है। तो नीचे दो डायग्राम दिए हैं और उन दो डायग्राम की मदद से हम कुछ टर्म्स को समझेंगे। जैसे एड्सॉर्प्शन क्या होता है, डिसॉर्प्शन क्या होता है, एड्सॉर्बेट क्या होता है, एड्सॉर्बेंट क्या होता है और एड्सॉर्प्शन क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री का मतलब होता है द फिनोमेना विच डील्स विद सरफेस या इंटरफेस, यानी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो सरफेस और इंटरफेस के साथ रिएक्ट करते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो यहां पर आपको क्या पढ़ना है, देखो सबसे पढ़ना आपको एड्सॉर्प्शन। तो बच्चों जब कोई मॉलिक्यूल किसी सरफेस पर अटैच्ड हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एड्सॉर्प्शन। और इसके जस्ट अपोजिट होता है डिसॉर्प्शन, यानी जब कोई मॉलिक्यूल सरफेस से बाहर निकल जाता है, डिटैच्ड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। देखिए जो मॉलिक्यूल सरफेस पर आ रहा है उसको हम बोलेंगे एड्सॉर्बेट और जो सरफेस उस मॉलिक्यूल को एड्सॉर्ब कर रही है दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्बेंट और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है किसी मॉलिक्यूल का सरफेस पर अटैच होना। ठीक, तो ये टर्म्स मैंने यहां पर लिखे, सरफेस केमिस्ट्री, एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेंट, डिसॉर्प्शन एंड सॉर्प्शन। ठीक है, तो सॉर्प्शन का मतलब एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन दोनों साइमल्टेनियसली होना। ठीक है, समझ गए बात। चलिए तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन। तो देखिए बच्चों सबसे पहले बात करते हैं कि एब्सॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो अगर मैं एब्सॉर्प्शन की बात करूं तो एक मॉलिक्यूल सरफेस को क्रॉस करके बल्क में चला जाता है, दैट इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन। लेकिन अगर मैं एड्सॉर्प्शन की बात करूं तो मॉलिक्यूल केवल सरफेस तक ही रहता है, इस पर अटैच रहता है, बस। ठीक, तो पहला डिफरेंस देखते हैं कि मॉलिक्यूल बल्क में निकल जाता है एब्सॉर्प्शन में, लेकिन एड्सॉर्प्शन में बल्क में नहीं रहता, सरफेस पर ही अटैच्ड रहता है। दूसरा डिफरेंस क्या है, बल्क फिनोमेना होता है जबकि ये सरफेस फिनोमेना होता है। तीसरा डिफरेंस एनर्जी का है, मॉलिक्यूल को बैरियर क्रॉस करना है एब्सॉर्प्शन में, ठीक, तो वहां पर एनर्जी देनी पड़ेगी यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन एड्सॉर्प्शन में एनर्जी रिलीज होती है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ। ठीक है, एब्सॉर्प्शन मटेरियल पर डिपेंड नहीं रहता है जबकि एड्सॉर्प्शन मटेरियल पर डिपेंड रहता है कि किस टाइप के मटेरियल में किस टाइप का मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब हो रहा है। ठीक, और टेम्परेचर का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है एब्सॉर्प्शन के केस में, लेकिन यहां पर एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कितने टाइप के एड्सॉर्प्शन होते हैं। बेसिकली दो ही टाइप के एड्सॉर्प्शन है, एक फिजिकल एड्सॉर्प्शन जिसको हम फिजियोजॉर्प्शन बोलेंगे और दूसरा केमिकल एड्सॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन। ठीक है, बेसिक डिफरेंस क्या है बच्चों, देखो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में एक वंडरवॉल फोर्स काम करता है, वहां पर कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता, जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन में एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच एक केमिकल बॉन्ड बनता है। तो इस डायग्राम से आप समझ जाएंगे। देखिए ये हमारे पास कई सारे मॉलिक्यूल है यानी एड्सॉर्बेट है, तो ये सिंपल इस सरफेस से अटैच्ड हो जाएंगे थ्रू ए वीक वंडरवॉल फोर्स, जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन है उसमें मॉलिक्यूल और सरफेस के बीच में एक केमिकल बॉन्ड बन जाता है। क्लियर। चले अब सबसे इंपॉर्टेंट, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो एक टेबल के माध्यम से इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी की, है ना।
तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में वीक वंडरवाल फोर्स होते हैं तो एनर्जी कम लगती है, ठीक है, जबकि केमिकल एब्जॉर्प्शन में एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, ठीक है, क्योंकि वहां पर बॉन्ड बन रहा है। रिवर्सिबिलिटी की बात करें तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन रिवर्सिबल प्रोसेस है, मॉलिक्यूल चिपकेंगे निकलेंगे, चिपकेंगे निकलेंगे, लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन में एक बार बॉन्ड बन गया तो वो पॉसिबल नहीं है उनका निकलना, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। टेम्परेचर की बात करें, देखो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात करूं बच्चों, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एब्जॉर्प्शन कम होगा। देखो द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो यहां पर एक ग्राफ हम बनाएंगे, देखो एक ये ग्राफ है x/m, ये है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और यहां पर है टेम्परेचर। तो ये ग्राफ ऐसे आता है, देखिए बोलने का मतलब यह है कि टेम्परेचर बढ़ने से फिजिकल एब्जॉर्प्शन कम होता है, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अगर मैं केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो टेम्परेचर बढ़ने से केमिकल एब्जॉर्प्शन तो पहले बढ़ता है एक सर्टेन लेवल तक, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कम होता है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, यहां पर बच्चों ये T है, ये x/m है, तो इसका ग्राफ ऐसे बने। क्लियर हो रहा है? तो आपको समझ जाना चाहिए कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन में टेम्परेचर का क्या रोल है। कई बार इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। अगर हम सेलेक्टिविटी की बात करें तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, लेकिन अगर केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करें तो वहां पर केमिकल बॉन्ड बन रहा है, तो नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट मस्ट बी इंपॉर्टेंट, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ स्टेट ऑफ एब्जॉर्बेंट, यानी जो मटेरियल एब्जॉर्ब हो रहा है क्या उस पर डिपेंड करेगा। यस, तो बच्चों जहां तक फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात है कि जो एब्जॉर्बेट जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, ठीक है, और इसी पॉइंट को अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो बच्चों इसी बात को अगर हम केमिकल एब्जॉर्प्शन पर बात करें तो केमिकल एब्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो वो भी जो है स्टेट ऑफ एब्जॉर्बेंट पे काफी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में वीक वंडरवाल फोर्स बनते हैं तो एनर्जी की जरूरत इतनी नहीं पड़ती है, लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वहां पर केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं। जहां तक प्रेशर की बात करें तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, ठीक है, लेकिन बच्चों केमिकल एब्जॉर्प्शन प्रेशर के बढ़ने से डिक्रीज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है ना। टेम्परेचर और प्रेशर ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर ग्राफ बनाने की बात करूं x/m और ये क्या है प्रेशर, ठीक है, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होगा ऐसे बढ़ेगा, ठीक। लेकिन बच्चों अगर मैं केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो x/m और p, तो प्रेशर के बढ़ाने से ये कम हो, ठीक। लास्ट हम बात करते हैं लेयर। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर होती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन में मोनो मॉलिक्यूलर लेयर होते हैं, केवल एक ही मॉलिक्यूल की रियल एब्जॉर्बेंट के ऊपर बढ़ने वाली है। क्लियर? चलिए बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। जो सॉलिड सरफेस है उसके ऊपर गैस को हमें एब्जॉर्ब करवाना है, कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट है नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट। जिस सरफेस पर एब्जॉर्बेट एब्जॉर्ब हो रहा है उसका नेचर कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो एक्टिवेटेड फॉर्म में है तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, ठीक है, जितना आसानी से उसके साथ वो फोर्स क्रिएट करेगा, वंडरवाल फोर्स हो या चाहे केमिकल फोर्स हो, तो उतना आसानी से एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। और वो कब होगा बच्चों, अगर हमारे पास जो सरफेस एरिया है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में हो तो, ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट, सीधी सी बात है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेचर ऑफ गैस बीइंग एब्जॉर्ब्ड, ठीक है भाई। तो यहां पर लिखा है बच्चों कि अगर जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी
उसका एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, या जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा वो उतना जल्दी एड्सॉर्ब होने वाली है। ठीक है, और यहां पर देखो बच्चों, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे NH3 है, HCl है, Cl2 है, SO2 है और CO2 है। ठीक, तो मैं यहां पर दो एग्जांपल लेता हूं। देखो हमारे पास एक SO2 है और दूसरी CO2 है। ठीक है भाई, अच्छा, जो CO2 है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 304 डिग्री केल्विन, है ना, और जो SO2 है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 430 केल्विन। ठीक, अब मुझे ये बताओ कौन गैस जल्दी एड्सॉर्ब होगी। ठीक, ऊपर लिखा हमने जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा वो जल्दी एड्सॉर्ब होगी, यानी SO2 विल ग्रेटर एड्सॉर्ब देन CO2, और दूसरे शब्दों में बोले तो SO2 जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी एज कंपेयर टू CO2, है ना। तो जो गैस जल्दी लिक्विफाई होगी या जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा उसका एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। क्लियर, तो एक आधा क्वेश्चन इससे भी आ सकता है। चलो प्रेशर की बात करें तो एड्सॉर्प्शन जो है प्रेशर बढ़ाने से पहले तो बढ़ता है, लेकिन बाद में क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, तो अभी आप एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ेंगे तो जहां पर प्रेशर और x/m यानी एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो इस तरह से ये ग्राफ बनता है। तो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाने से पहले एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर, लास्ट हमारे पास है टेम्परेचर। जैसे अभी हमने कहा था कि एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो बच्चों टेम्परेचर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन कम होगा, सीधी सी बात है, डिक्रीज विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स एक रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है किसके बीच, x/m यानी एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड प्रेशर के बीच, कि प्रेशर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन में क्या चेंजेस आते हैं, बढ़ता है या घटता है। और बच्चों ध्यान रखें यहां आइसोथर्म है, यानी यहां पर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहने वाला है। यहां पर फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है, दिस इज ए ग्राफ बिटवीन x/m एंड प्रेशर। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और यहां पर x/m को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, जहां m है मास ऑफ एड्सॉर्बेंट और x है मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, x/m और प्रेशर के बीच एक रिलेशनशिप देखेंगे। तो आप एक ग्राफ देखोगे जहां पर y एक्सिस पे हमने लिया x/m और x एक्सिस पर हमने लिया प्रेशर। तो आपको देखो ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिख रहा है ना। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे एड्सॉर्प्शन भी, और एक सर्टेन वैल्यू पर एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाएगा, यानी अब आप कितना भी प्रेशर बढ़ाओ तो एड्सॉर्प्शन नहीं बढ़ने वाला है। क्लियर, अब देखो इसको ऐसे समझते हैं, एट इनिशियल और लो प्रेशर अगर हमने प्रेशर कम किया या कम रखा तो क्या होगा बच्चों, जो x/m है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा जब प्रेशर बढ़ता है। ठीक, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x/m इक्वल टू kp, ये क्या है, कांस्टेंट है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x/m इक्वल टू kp, और यहां पर p की 1 पावर पर x/m डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब देखो जब प्रेशर हाई होता है एट हाई प्रेशर तो एड्सॉर्प्शन प्रेशर पर इंडिपेंडेंट हो जाता है ना, यानी जो x/m है इज नॉट डिपेंड्स ऑन प्रेशर। ठीक है, आप चाहे कितना भी प्रेशर बढ़ा लो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन विल नॉट इंक्रीज। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x/m इक्वल टू kp की पावर 0, यानी ये प्रेशर की 0 पावर पर डिपेंड करता है। तो ये वाली इक्वेशन होगी 1 और ये वाली इक्वेशन हो गई 2। ठीक है, और बच्चों अगर इंटरमीडिएट स्टेट की बात करूं, एट इंटरमीडिएट स्टेट यानी ये कहीं बीच पर है ना, ये कहीं बीच की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पर जो x/m है वो किसके बराबर होगा, p की 1/n पावर के बराबर।
तो बोलने का मतलब है बच्चों, जो प्रेशर की रेंज होगी वो किसके बीच होगी? 1 and 0 के बीच होगी। बोलने का मतलब यह है कि अगर मैं कहीं इंटरमीडिएट की बात करूं तो वहां पर जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? फ्रैक्शन में आएगी, यानी 1/n हम उसको लिख सकते हैं। और यहां पर बच्चों n हमेशा ज्यादा होगा 1 के। दिख रहा ना यहां पर? अगर इनिशियल प्रेशर की बात करें तो यहां पर प्रेशर की पावर 1 है, लेकिन लास्ट यहां पर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर की पावर 0 है। इसका मतलब अगर मिडिल रेंज में आप प्रेशर और x/m के बीच रिलेशन ढूंढने की कोशिश करोगे तो वो आपको ऐसा मिलेगा, x/m इक्वल टू kp और p की पावर 1/n। क्लियर हो गया? तो इनिशियल पर p की पावर 1, हाइट प्रेशर पर p की पावर 0 और इंटरमीडिएट पर हमेशा p की पावर 1/n। क्लियर? अब देखो बच्चों, जो हमने अभी इक्वेशन पढ़ी है कि x/m इक्वल टू k p 1/n एट इंटरमीडिएट प्रेशर। ठीक है, इंटरमीडिएट पर है। तो अब इसका अगर हम लॉग निकालें, ठीक, तो कैसा लिखेगा? देखो, log x/m इक्वल टू log k प्लस 1/n log p, ऐसा लिखेगा। ठीक है, अब हमने जो है इसको एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में रखना है, तो वो हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस c। c जो हमारा इंटरसेप्ट है, तो यहां पर इंटरसेप्ट क्या होगा बच्चों? log k। और जो m हमारा है वो है स्लोप, तो स्लोप यहां पर क्या होने वाला है? 1/n। 1/n क्या होगा? स्लोप। और जो log p है वो x एक्सिस पे आएगा और log x/m किस पे आएगा? y एक्सिस पे आएगा। इन दोनों के बीच रिलेशनशिप है ना? तो देखो यहां पर है स्लोप बच्चों हमेशा 1/n होगा, ये वाला है ना, 1/n। और जो इंटरसेप्ट है वो क्या है? log k। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा मैं यहां पर आपको बता दूं, जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि अगर कम प्रेशर हो तो x/m डायरेक्टली प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। अगर हाई प्रेशर हो तो वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं होता, लेकिन अगर इंटरमीडिएट प्रेशर पर हो तो वो उसकी वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में होगी और उसको हम क्या लिख सकते हैं? p की पावर 1/n। n हमेशा 1 से ज्यादा होगा, तभी जाके फ्रैक्शन हो सकता है। क्लियर हो गया? तो अब देखो बच्चों, इस आइसोथर्म से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले AIPMT के क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो 2012 में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, इन फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म द वैल्यू ऑफ 1/n विल बी। तो बच्चों अभी मैंने आपको बोला कि 1/n की वैल्यू हमेशा 0 से लेकर और 1 के बीच होगी, तो बिटवीन 0 to 1 इन ऑल केस, तो आंसर हो जाएगा A। यहां पर देखो दूसरा, इफ x is a amount of adsorbate and m is a amount of adsorbent, which of the following relation is not पूछा है ना, not related to the adsorption process। तो जैसा मैंने आपको बोला था, जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और x/m के बीच रिलेशन बिल्डअप करता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, x/m इक्वल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बच्चों आपने पिछली कुछ स्लाइड देखी होगी, जहां पर अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर x/m और टेम्परेचर के बीच रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करें तो फिजिकल और केमिकल में अलग अलग आता है। फिजिकल में कैसा आता है? ऐसा, ये फिजिकल हो गया, और केमिकल में कैसा आता है? ऐसा, ये केमिकल हो गया। तो बोलने का मतलब यह है कि जो x/m है वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से पहले x/m की वैल्यू बढ़ेगी, यानी एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। तो बोलने का मतलब पहला रिलेशनशिप ठीक है। दूसरा देखिए, P इक्वल टू T एट कांस्टेंट x/m। अगर x/m कांस्टेंट हो तो प्रेशर और टेम्परेचर बराबर होगा, ये भी ठीक है ना। सी देखे, x/m इक्वल टू P इंटू T, ये बच्चों गलत है। हमेशा जो x/m होगा वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन टेम्परेचर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह का रिलेशन होता है कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर बराबर हो तो x/m कांस्टेंट होगा। किसी एक को हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तीनों के तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा आंसर होगा बच्चों C, और ये D तो आपने अभी पढ़ाई है। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास है JEE के क्वेश्चन, आप देख देते हैं। यहां पर जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि log P की वैल्यू यहां पर क्या होगी। तो हमने इक्वेशन अभी पढ़ी है कि x/m इक्वल टू k P की पावर 1/n। तो हमें बच्चों ये 1/n पता करना है, और 1/n क्या है? हमारे पास स्लोप है।
तो ये जो स्लोप है इसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है, तो हमें ये और ये दे रखा है। तो सिंपल सी बात है, जब भी बच्चों स्लोप की वैल्यू हम मालूम करते हैं तो स्लोप 1/n इक्वल टू ये वैल्यू बाई ये वैल्यू, अगर इसको मैं a मान लो इसको b मान लो तो हो जाएगा बच्चों a/b। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 2/3। तो 1/n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3। और देखो हमेशा इनमें n हमेशा 1 से ज्यादा होगा, तो यहां पर जो है नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, तो p बराबर हो जाएगा बच्चों 2/3। तो आंसर हो जाएगा a। बस ये करना है आपको जब भी स्लोप की वैल्यू निकालनी है, तो है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गैस अंडरगो फिजिकल एड्सॉर्प्शन ऑन ए सरफेस एंड फॉलो गिवन फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन एसोथर्म। और इक्वेशन हमें दे रखी है x/m इक्वल टू kp 0.5। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस इंक्रीज विद, तो 4 ऑप्शन हमारे पास दे रखे। तो बच्चों फिजिकल एड्सॉर्प्शन का जो ग्राफ होता है वो कैसे बनता है, देखिए। तो हमने बात की थी फिजिकल एड्सॉर्प्शन में x/m और टेम्परेचर के बीच एट कांस्टेंट प्रेशर। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में जो टेम्परेचर बढ़ता है तो एड्सॉर्प्शन कम होता है, इस तरह का ग्राफ बनता है। तो बच्चों टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। और अभी हमने पढ़ा था कि जो x/m है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। तो बच्चों प्रेशर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो x/m की वैल्यू बढ़ेगी, जैसा हमने अभी बताया था कि x/m इक्वल होता है p/t। तो यहां पर बच्चों आ जाएगा कि इंक्रीज प्रेशर एंड डिक्रीज टेम्परेचर। बस फिजिकल की बात कर रहा हूं मैं ना, केमिकल की नहीं। चलो 2 और JEE के क्वेश्चन मेरे पास है। पहला क्वेश्चन है एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस फॉलो फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। In the given plot, x is the mass of gas adsorbed on the mass m of the adsorbent at pressure p. तो x/m is proportional to, यहां पे हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि जो स्लोप 1/n है वो a/b के बराबर होगा। स्लोप 1/n इक्वल टू a/b। तो इसका मतलब जो है a कितना 2 और b कितना 4, यानी 1/2। तो जो p की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों C 1/2। बहुत इजी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है, देखो x/m प्रेशर के इंडिपेंडेंट होता है एट हायर स्टेट, तो सही है। x/m प्रेशर के 1 पावर के बराबर होता है, ये भी ठीक है ना। और x/m प्रेशर के 1/n के बराबर होता है, तो तीनों हमारे पास रिलेशनशिप एकदम करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों डी। ये हमारे पास हाई प्रेशर पे होता है, ये लो प्रेशर पे होता है और ये इंटरमीडिएट प्रेशर पे होता है। क्लियर। तो इस तरह के इजी क्वेश्चन फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म से पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं कैटालिस्ट और कैटालाइसिस, साथ में प्रोमोटर और पॉइजन के बारे में देख लेंगे। थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, इजी वो मैं आपको समझाऊंगा। तो कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, यानी उसके एक्सेलरेशन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, लेकिन कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते हैं। ये जैसे पहले थे, जितनी क्वांटिटी इनकी शुरू में थी उतनी क्वांटिटी लास्ट में निकल के आ जाती है, यानी दे रिमेन अनचेंज्ड। क्लियर हो गया। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटालाइसिस। अब प्रमोटर क्या हुए, प्रमोटर वो सब्सटेंस होते हैं जो कि कैटालिस्ट के इफेक्ट को बढ़ा देते हैं, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल हमारे पास देखो, हैबर प्रोसेस आपने पढ़ी होगी। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। तो इसमें कैटालिस्ट कौन सा है, आयरन। तो प्रमोटर कौन सा लेंगे बच्चों, MO, मोलिब्डेनम। ठीक है, तो ये आयरन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। पॉइजन की बात करें तो जस्ट प्रमोटर से उल्टा, दे डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। फॉर एग्जांपल देखो, कांटेक्ट प्रोसेस में हम क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, तो उसमें प्लेटिनम एज ए कैटालिस्ट हम यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर उसमें जो है AS2O3 स्मॉल अमाउंट में हो, वो पॉइजन की तरह काम करता है। ठीक, हैबर प्रोसेस में आयरन कैटालिस्ट H2S की प्रेजेंस में कम काम करेगा, तो H2S और आर्सेनिक ऑक्साइड ये दोनों क्या है, एज ए पॉइजन है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस और हैबर प्रोसेस। ठीक है भाई। चलिए
तो नेक्स्ट हमारे पास है होमोजेनस कैटालिसिस और हेटेरोजेनस कैटालिसिस क्या होते हैं। तो होमोजेनस का मतलब ये हुआ बच्चों कि रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों एक ही फिजिकल स्टेट में है, और हेटेरोजेनस में कैटालिस्ट और रिएक्टेंट अलग अलग फिजिकल स्टेट में। आप कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो, सल्फर डाइऑक्साइड से हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम कैटालिस्ट यूज करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड की फिजिकल स्टेट गैस और रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट भी गैस, ठीक। उसी तरह जो है एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एसिड और अल्कोहल बनेगा, ठीक है। सारे लिक्विड फॉर्म में है, तो यहां पर एसिड भी हम क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, ठीक। उसके बाद बच्चों अगर हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा, ठीक। सारे अपनी एक्वस सोल्यूशन में है, वाटर लिक्विड में है, तो हम किसका यूज करते हैं, एसिड का यूज करते हैं, वो भी लिक्विड है। तो आपको दिख रहा होगा रिएक्टेंट और कैटालिस्ट की फिजिकल स्टेट सेम होती है। हेटेरोजेनस कैटालिस्ट जैसे मैंने आपको बताया फिजिकल स्टेट डिफरेंट होती है कैटालिस्ट की और रिएक्टेंट की। एग्जांपल देखो, SO2 से SO3 बनाया, प्लेटिनम यूज करते हैं तो प्लेटिनम तो सॉलिड है जबकि SO2 गैस है। इसी तरह जो है हम जब नाइट्रिक एसिड बनाते हैं तो अमोनिया और ऑक्सीजन की रिएक्शन करते हैं तो पहले NO बनाते हैं, तो यहां पर भी प्लेटिनम का यूज करते हैं। अगेन प्लेटिनम सॉलिड हो गया, बाकी रिएक्टेंट गैस हो गए, ठीक है। इसी तरह हेबर प्रोसेस में आयरन सॉलिड है और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। और देखो वेजिटेबल ऑयल से अगर हम वेजिटेबल घी बनाते हैं, रिडक्शन प्रोसेस है, तो निकल का यूज करते हैं, तो निकल सॉलिड हो गया, वेजिटेबल ऑयल लिक्विड हो गया, H2 गैस हो गया। तो आसानी से आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों जियोलाइट या शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट। देखो, जियोलाइट एक तरह का कैटालिस्ट है जो कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काफी यूज होता है, तो इसके यूज के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है भाई। तो बच्चों जो जियोलाइट है वो एक तरह का हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, यानी इसके अंदर पोर बने होते हैं ना, तो जो इसके पोर का डायमीटर है और जिस रिएक्टेंट के साथ ये रिएक्शन कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का मैचिंग होना चाहिए, ठीक है। पोर साइज इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि रिएक्टेंट उसके अंदर फिट ना हो पाए, ठीक। तो जो जियोलाइट है उसका क्या काम होता है, जैसे मैंने बोला अभी पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड आइसोमराइजेशन। ये दो यूज आपको याद रखने हैं। जब हम हाइड्रोकार्बन का क्रैकिंग करते हैं तो पेट्रोल से क्या बनता है, गैस बनती है, यानी CNG और LPG बनती है। पेट्रोल लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं, LPG CNG शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक। आइसोमराइजेशन में हम क्या करते हैं, लॉन्ग चेन को हम ब्रांचिंग बनाते हैं ताकि पेट्रोल की क्वालिटी बढ़ सके। और दूसरा इंपॉर्टेंट यूज है इसका, अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करता है, पेट्रोल में कन्वर्ट करता है, और इसके लिए खास तरह का जियोलाइट यूज होता है जिसका नाम है ZSM5। तो P ब्लॉक में भी इसका जिक्र आता है। क्लियर हो गया। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है एंजाइम एज ए कैटालिस्ट। हम सब लोग जानते हैं जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन होते हैं वो कौन कराता है, एंजाइम। तो एंजाइम एक तरह के बायोकेमिकल कैटालिस्ट होते हैं जो किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। एंजाइम पॉलीमर होते हैं, तो इनके मोनोमर क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स। इनको हम बोलते हैं बच्चों दे आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। और बायोकेमिकल कैटालिस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एंजाइम की खास बातें क्या है बच्चों, देखो दे आर हाईली इफिशिएंट, यानी कम अमाउंट भी ज्यादा रिएक्टेंट को कैटालाइज कर सकती है। दूसरा, दे आर स्पेसिफिक इन नेचर, यानी एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटालाइज करता है। तीसरा, दे इफेक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है 38 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो इतने में इनकी एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से और घटाने से इनकी एक्टिविटी कम और ज्यादा होती है, ठीक है। दे हाईली इफेक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच। यस, आपको पता है कि हमारा जो खाना है वो बहुत सारे एंजाइम के थ्रू डाइजेस्ट होता है, तो हर कोई एंजाइम एक डिफरेंट पीएच पर काम करता है। जैसे पेप्सिन की बात करें तो वो एसिडिक पीएच पर काम करेगा, ट्रिप्सिन या कैमोट्रिप्सिन की बात करें तो अलग पीएच पर काम करेगा, ठीक है। लाइपेज अलग पीएच पर काम करता है। तो इस तरह से बच्चों जो एंजाइम होता है वो पीएच डिपेंडेंट भी होता है, ठीक। अच्छा, अगर एंजाइम के साथ एक्टिवेटर और को एंजाइम दोनों मिल जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है, और अगर इनिबिटर हो जाए तो इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है बच्चों।
अच्छा, एंजाइम की एक्टिविटी को हम इस डायग्राम से समझते हैं, किस तरह से एंजाइम काम करते हैं। तो बच्चों, एंजाइम का अपना एक स्पेशल शेप होता है, क्योंकि इसका 3D स्ट्रक्चर होता है, और ये उसी रिएक्टेंट के साथ या उसी सबस्ट्रेट के साथ कंबाइंड होगा जो इसके शेप के साथ मैच करेगा। तो बच्चों, एंजाइम क्या करेगा, हमेशा सबस्ट्रेट की एक्टिव साइड से ही बाइंड होता है। जब दोनों एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसको हम बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद क्या होता है बच्चों, एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है और खुद अलग हो जाता है। तो ये सिंपल प्रोसेस है एंजाइम कैटालिसिस। अब कुछ रिएक्शन आपको याद करनी है कि जहां पे एक स्पेशल टाइप का एंजाइम किसी स्पेशल रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है। जैसे अगर हम इन्वर्टेज की बात करें तो इन्वर्टेज सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है। जाइमेज बच्चों ग्लूकोज से अल्कोहल बनाता है। कौन सा अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल। डायस्टेज की बात करें तो स्टार्च से माल्टोज बनता है। माल्टेज की बात करें तो माल्टोज से ग्लूकोज बनता है। यूरियस की बात करें तो यूरिया से अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और पेप्सिन हमारे स्टमक में होता है, जो कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। तो ये कुछ रिएक्शन आपको याद रखनी है, ठीक। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम शुरू करते हैं कॉलॉइड्स। और कॉलॉइड्स का पूरा पोर्शन थ्योरेटिकल है, इसमें आपको चीजों को समझना है और उनको अपने दिमाग में बिठाना है। तो कॉलॉइड्स होते क्या हैं? अगर मैं कॉलॉइड्स को देखने की बात करूं तो कॉलॉइड्स एक तरह के हेटेरोजेनस सिस्टम है, यानी इसमें दो फेज आपको मिलेंगी। एक फेज जिसकी क्वांटिटी कम होती है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्स फेज, और दूसरी फेज जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। जो कॉलॉइडल सिस्टम होते हैं उसमें जो डिस्पर्स फेज है उनमें जो पार्टिकल साइज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है द पार्टिकल साइज बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर, या आप बोल सकते हैं 10 की पावर -6 मीटर से लेकर और 10 की पावर -9 मीटर तक होता है। क्लियर? अब बच्चों, इसके साथ आपको कंपैरिजन देखने को मिलेगा सॉल्यूशन का और सस्पेंशन का। तो बेसिक डिफरेंस जो होता है वो पार्टिकल साइज में ही होता है। देखिए, यहां पर तीन प्रिपरेशन हमारे पास है। एक ट्रू सॉल्यूशन है, दूसरा कॉलॉइडल सॉल्यूशन है और तीसरा सस्पेंशन है। अगर मैं ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल की बात करूं तो इनका पार्टिकल साइज 10 की पावर -9 नैनोमीटर से कम होता है, ठीक है, जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। लेकिन अगर मैं कॉलॉइडल की बात करूं तो इनका जो पार्टिकल साइज है वो 10 की पावर -9 से लेकर 10 की पावर -6 मीटर तक होता है, इस रेंज में आता है। और अगर 10 की पावर -6 के ऊपर अगर जो है वो जाता है तो वो सस्पेंशन कहलाता है। तो सॉल्यूशन, कॉलॉइडल और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है? पार्टिकल साइज। क्लियर? अब बात करते हैं कॉलॉइडल का क्लासिफिकेशन क्या है। तो मुख्य रूप से कॉलॉइडल पार्टिकल को तीन तरह से क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1, बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। दोनों की फिजिकल स्टेट के आधार पर इनको क्लासिफाई किया गया है, जिसमें तीन मुख्य है: सॉल, जेल एंड इमल्सन। सॉल का मतलब सॉलिड जब लिक्विड में डिस्पर्स होता है, जेल का मतलब जब लिक्विड सॉलिड में डिस्पर्स होता है, और इमल्शन जब लिक्विड लिक्विड में डिस्पर्स होता है। क्लियर? वहीं दूसरे क्लासिफिकेशन की बात करें तो इट इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू फेज, डिस्पर्स एंड डिस्पर्जन मीडियम, है ना। और इसमें दो तरह के आते हैं, लायोफिलिक कॉलॉइड्स एंड लायोफोबिक कॉलॉइड्स। अच्छा बच्चों, जो ये मैं आपको बता रहा हूं क्लासिफिकेशन, ये आगे जाके डिटेल में है, तो वहां हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप केवल इतना देखो कि किस किस टाइप का क्लासिफिकेशन आता है। तीसरे टाइप का क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल, और इसमें तीन तरह के कॉलॉइडल आते हैं। नंबर 1 मल्टीमॉलिक्यूलर, नंबर 2 मैक्रोमॉलिक्यूलर और नंबर 3 एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। अब इनके बारे में हम डिटेल से वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, पहला हमारे पास है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्पर्स फेज को सॉलिड लेते हैं और डिस्पर्जन मीडियम को हम चेंज करते जाते हैं, है ना। तो अगर सॉलिड को सॉलिड में डालेंगे तो वो सॉलिड सॉल बनेगा। एग्जाम्पल क्या हुए बच्चों, कलर्ड ग्लास और जेमस्टोन। अगर सॉलिड को लिक्विड में डाले तो उसको सॉल बोलेंगे, है ना, जैसे पेंट हो गए और सेल फ्लूइड हो गया। अगर सॉलिड को गैस में डाले तो वो क्या बन जाता है बच्चों, एरोजोल्स बन जाता है। जो हमारा स्मोक होता है और डस्ट होता है
दूसरे टाइप की बात करें जहां लिक्विड आता है, लिक्विड डिस्पर्स फेज है, कम अमाउंट में है और डिस्पर्जन मीडियम हम चेंज करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस में। लिक्विड को सॉलिड में डाल दो तो क्या बनेगा बच्चों? जेल बनेगा, जैसे चीज हो गया, बटर हो गया, जेलीज हो गया, है ना। लिक्विड को लिक्विड में डाल दो तो इमल्शन बन जाता है, मिल्क, हेयर क्रीम इसके एग्जाम्पल। लिक्विड को गैस में डाल दो तो वो भी एरोजॉल ही बनता है, जैसे फॉग हो गया, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइडल स्प्रे। नेक्स्ट हमारे पास है गैस। गैस को अगर सॉलिड में डाले तो उसको हम बोलेंगे सॉलिड सॉल्ट, जैसे प्यूमिस स्टोन और फोम रबड़ इसके एग्जाम्पल है। और गैस को अगर लिक्विड में डाले तो उसको फोम बोलेंगे, जैसे फ्रोथ हो गया, व्हिप्ड क्रीम हो गया एंड सोप लेदर। तो एग्जाम्पल के साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कौन फोम है, कौन एरोजोल है, कौन जेल है, कौन सॉल है। ठीक है, तो देखो सॉल को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है ये सॉलिड और ये लिक्विड, यानी सॉलिड लिक्विड में, ठीक है। और जेल को याद रखने का तरीका इसका मतलब लिक्विड सॉलिड में। तो सॉल और जेल एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो अब आगे बात करते हैं नंबर 2 क्लासिफिकेशन, जो कि है इट इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। दोनों के बीच इंटरेक्शन होने से किस किस टाइप के कॉलोइडल फेज बनने वाली। मोस्टली दो तरह के हमारे पास कॉलोइडल फेज आती है, एक लायोफिलिक सॉल और दूसरा आता है लायोफोबिक सॉल। देखो बच्चों, लायोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग या सॉल्वेंट लविंग, और लायोफोबिक का मतलब होता है वाटर हेटिंग और सॉल्वेंट हेटिंग, यानी सॉल्वेंट के साथ इसका इंटरेक्शन अच्छा नहीं है, जबकि लायोफिलिक का सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन अच्छा है। ठीक, अब इनमें डिफरेंस देखते हैं। पहला डिफरेंस है कि जो लायोफिलिक सॉल है इनको आसानी से बनाया जा सकता है, डायरेक्टली आप डिस्पर्स फेज को डिस्पर्जन मीडियम में डाल दो तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। और जैसे एक एग्जांपल नीचे लिखा है मैंने, स्टार्च, तो स्टार्च का कॉर्न पाउडर है ना, तो हम इसको जैसे पानी में डालेंगे तो आसानी से इसका कॉलोइडल बन जाएगा। तो इनको बनाना बहुत आसान है, जबकि लायोफिलिक को बनाना मुश्किल है। इनको बनाने के लिए कुछ स्पेशल मेथड हम अप्लाई करते हैं। क्लियर? दूसरा डिफरेंस है, जो लायोफिलिक सॉल है वो काफी स्टेबल होते हैं, ठीक है, ये आसानी से प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं, जबकि लायोफोबिक सॉल इजिली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, यानी ये कम स्टेबल है एज कंपेयर टू लायोफिलिक सॉल। तो थोड़ी सी अमाउंट अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की डालें इनमें तो ये इजिली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तीसरा डिफरेंस, जो लायोफिलिक सॉल है वो रिवर्सिबल नेचर के। रिवर्सिबल नेचर मतलब अगर एक बार ये प्रेसिपिटेट हो जाए तो इनको दोबारा से इजिली बनाया जा सकता है, लेकिन लायोफिलिक सॉल इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। अगर एक बार ये प्रेसिपिटेट हो जाए, नीचे बैठ जाए, तो इनको बनाना मुश्किल हो जाता है। क्लियर? लास्ट हमारे पास है सरफेस टेंशन। जो लायोफिलिक सॉल है उनका सरफेस टेंशन डिस्पर्जन मीडियम के हिसाब से काफी कम होता है, तो इजिली रिमिक्स हो जाते हैं, जबकि लायोफिलिक सॉल जो होते हैं उनका सरफेस टेंशन डिस्पर्जन मीडियम के सरफेस टेंशन के नियरली इक्वल होता है। क्लियर? इसीलिए जो है इनको बनाना आसान नहीं है। अब देखिए एग्जांपल क्या है। देखो लायोफिलिक सॉल मोस्टली बच्चों ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या है, रबर हो गया, स्टार्च हो गया, जिलेटिन हो गया और गम हो गया, याद रहेगा। जबकि लायोफिलिक सॉल किसके बनते हैं, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या आ गया, मेटल्स एंड देयर सल्फाइड्स। क्लियर हो गया बच्चों? मेटल को आप पानी में डालोगे तो आसानी से वो कॉलोइडल सॉल में कन्वर्ट नहीं होगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज। तो यहां पर बच्चों 3 तरह के कॉलोइडल फेज हमें देखने को मिलते हैं। नंबर 1 मल्टीमॉलिक्यूलर कॉलोइड्स, नंबर 2 मैक्रोमॉलिक्यूलर कॉलोइड्स और तीसरा एसोसिएटेड कॉलोइड्स। अब पहले तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं। तो मल्टीमॉलिक्यूलर कॉलोइड्स की बात करें तो यहां पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट होके बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं मल्टीमॉलिक्यूलर कॉलोइड्स। मैक्रोमॉलिक्यूलर कॉलोइड्स की बात करें तो यहां पर एग्रीगेशन नहीं होता, यहां पर खुद एक बड़ा मॉलिक्यूल डिस्पर्जन मीडियम में जाता है और माइक्रोमॉलिक्यूलर कॉलोइड्स बनाता है। एसोसिएटेड कॉलोइड्स की बात करो तो यहां पर भी एग्रीगेशन होता है, लेकिन किसका एग्रीगेशन होता है, आयंस का एग्रीगेशन होता है। तो आयंस एग्रीगेट होके बड़े रेंज के आयंस बनाते हैं और वो रेंज किस में आते हैं, कॉलोइडल रेंज में आती है। क्लियर?
वहीं अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो मल्टी मॉलिक्यूलर में क्या होता है बच्चों, सॉल्ट्स ऑफ गोल्ड एंड सल्फर। मैक्रोमोलिकुलर की बात करें तो पॉलीमर्स जैसे रबर, नायलॉन और स्टार्च। और वहीं अगर हम एसोसिएटेड कॉलिड्स की बात करें तो सोप्स एंड डिटर्जेंट इसके एग्जाम्पल है, याद रहेगा। ठीक है, मल्टी मॉलिक्यूलर में गोल्ड सॉल्ट एंड सल्फर सॉल्ट, मैक्रोमोलिकुलर में स्टार्च, नायलॉन, रबर, और एसोसिएटेड कॉलिड्स में सोप एंड डिटर्जेंट। तीसरे डिफरेंस की बात करें, मल्टी मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हाई नहीं होता है, लेकिन मैक्रोमोलिकुलर में मॉलिक्यूलर मास काफी हाई होता है क्योंकि पॉलीमर है ना। और एसोसिएटेड कॉलिड्स की बात करें तो मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा हाई नहीं होता। लास्ट डिफरेंस, तो अगर मल्टी मॉलिक्यूलर की बात करें तो वहां पर वीक वंडरवाल फोर्स होगा। मैक्रोमोलिक्यूलर की बात करें तो वहां पर स्ट्रॉन्ग जो वंडरवाल फोर्स होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू मल्टी मॉलिक्यूलर। ठीक है, क्योंकि वहां पर लॉन्ग चेन इन्वॉल्व होती है। और अगर हम एसोसिएटेड कॉलिड्स की बात करें तो वहां पर जो है वंडरवाल फोर्स इन्वॉल्व होता है क्योंकि वहां पर क्या है, आयंस। चलिए अब बात करते हैं एसोसिएटेड कॉलिड्स, और यहां पर बच्चों हम बात करेंगे माइसेल्स की। व्हाट आर माइसेल्स? तो सबसे पहले आपको मैं एक डायग्राम बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा माइसेल्स क्या हो। सबसे पहले आपको यह भी देखना है बच्चों की जो एसोसिएटेड कॉलिड्स है वो कौन बनाता है, सोप्स एंड डिटर्जेंट। क्लियर? तो हम सब लोग जानते हैं कि जो सोप्स और डिटर्जेंट होते हैं उनका नेचर क्या होता है, दे आर फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड के सॉल्ट होते हैं। क्लियर? अब देखिए बच्चों, यहां पर ये डायग्राम देखिए, यहां पर आपको एक इस तरह का कोई डायग्राम दिख रहा होगा जिसकी एक पूंछ है और एक हेड है। तो जो हेड है लायोफिलिक टाइप का है और जो पूंछ है वो लायोफोबिक टाइप की है। तो सोप के मॉलिक्यूल इस तरह से होते हैं। क्लियर? तो ये अलग अलग के मॉलिक्यूल जब आपस में एग्रीगेट होते हैं तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। दिस इज एग्रीगेशन, और उसी एग्रीगेशन को हम बोलते हैं माइसेल्स। क्लियर? तो माइसेल्स का मतलब क्या होता है कि सोप के कई सारे मॉलिक्यूल एग्रीगेट होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड माइसेल्स। क्लियर? अब देखिए बच्चों, माइसेल्स इज ए एग्रीगेटेड फॉर्म ऑफ द वेरियस स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, और इनको हम एसोसिएटेड कॉलिड्स भी बोलते हैं। ठीक, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितने नंबर पर माइसेल्स बनेगा, तो लगभग माइसेल्स के अंदर 100 मॉलिक्यूल या उससे ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, और यहां पर टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों। एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर ही माइसेल्स की फॉर्मेशन होती है, दैट इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, और जिस कॉन्सेंट्रेशन पे माइसेल्स बनते हैं दैट इज कॉल्ड सीएमसी, यानी क्रिटिकल माइसेल्स कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं बच्चों की मैकेनिज्म ऑफ माइसेल्स फॉर्मेशन, किस तरह बनते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि ये एक तरह का सोप का मॉलिक्यूल है। तो सोप क्या होता है बच्चों, लॉन्ग चेन फैटी एसिड के सोडियम सॉल्ट होते हैं। तो यहां पर देखिए ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है और आगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा है, उसके साथ Na पॉजिटिव और COO माइनस। ठीक है, जब यहां से सोडियम निकल जाता है तो ये नेगेटिव आ जाता है, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये इसकी टेल हो गई जिसका नेचर होता है हाइड्रोफोबिक यानी वाटर इनसॉल्युबल, और इसका जो हेड होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, दिस इज हाइड्रोफिलिक नेचर यानी वाटर सॉल्युबल होता है। अब देखिए बच्चों, जब आप सोप को पानी में डालते हैं तो पानी का नेचर है हाइड्रोफिलिक, तो उसका जो हेड पोर्शन है वो नीचे की तरफ रहेगा, टेल पोर्शन ऊपर की तरफ रहेगी। ठीक है, जैसे जैसे बहुत सारे सोप के मॉलिक्यूल इस वाटर में आते जाते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है, और जब वो कॉन्सेंट्रेशन CMC के ऊपर पहुंच जाती है तो वो इस तरह से एग्रीगेट हो जाते हैं, यानी जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है वो ऊपर की तरफ आएगा और हाइड्रोफोबिक पोर्शन नीचे की तरफ आएगा। तो ये जो फॉर्म हुई ये माइसेल्स की फॉर्म हुई। और माइसेल्स कब बनेगा, जब दो चीजें होंगी, एक तो कॉन्सेंट्रेशन CMC से ऊपर होनी चाहिए और दूसरा क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों की सोप किस तरह से किसी डर्ट को रिमूव करता है। तो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप की बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई ऑयल ड्रॉप है ना, और ऑयल जो है हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, आसानी से वाटर से रिमूव नहीं होती है। जब हम इसके अंदर सोप डालेंगे तो सोप के मॉलिक्यूल इस तरह से ओरिएंट हो जाएंगे,
क्योंकि बच्चों जो हमारे पास ये जो ऑयल ड्रॉप है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की है, इसीलिए टेल नीचे होगी और हेड ऊपर होगा। ठीक, तो इस तरह से ये इसके ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं और एक इस तरह का माइसेल्स का रूप ले लेते हैं, है ना। तो उसके बाद बच्चों जब हम इसमें वाटर डालते हैं तो वाटर ऊपर से इस आयन के साथ कंबाइंड होके इस डट को रिमूव कर देता है। वेरी सिंपल। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स, और इसमें हम केवल लायोफोबिक कॉलॉइड्स के प्रिपरेशन की बात करेंगे, क्योंकि यही वो कॉलॉइड्स है जिनको स्पेशल मेथड से बनाया जाता है। तो लायोफोबिक कॉलॉइड्स को बनाने के 3 मेथड हमारे पास है। नंबर 1 केमिकल मेथड, नंबर 2 इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रैडीज आर्क मेथड, और बच्चों तीसरा है पेप्टाइजेशन। ये पेप्टाइजेशन जो है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलो 1 बाय 1 तीनों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है केमिकल मेथड। तो बच्चों केमिकल मेथड में हम क्या करेंगे, किसी स्पेशल टाइप के सॉल्व को बनाने के लिए हम या तो डिकम्पोजिशन करेंगे, या तो ऑक्सीडेशन करेंगे, या तो रिडक्शन करेंगे, या तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे। डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का सॉल्व हमारे पास बनने जा रहा है। और इसमें क्या होगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल एग्रीगेट होके एक कॉलोइडल सॉल्व बना लेंगे। क्लियर। अब देखिए कौन कौन सी रिएक्शन हमारे पास है। तो अगर आपको सल्फाइड सॉल्व बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आर्सेनिक ऑक्साइड और H2S की रिएक्शन करनी पड़ेगी। और ये जो रिएक्शन होती है इसको हम बोलते हैं बच्चों डबल डिकम्पोजिशन। यहां पर क्या होता है, दोनों मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होते हैं और हमें सल्फाइड सॉल्व मिल जाता है। क्लियर। उसी तरह ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, H2S का ऑक्सीडेशन होता है और सल्फर सॉल्व मिल जाता है। इसमें हम H2S की किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। क्लियर। अब हमें गोल्ड सॉल्व बनाना है। ठीक, तो क्या करेंगे, गोल्ड क्लोराइड का रिडक्शन करेंगे। देखो रिडक्शन हो रहा है ना, और किसकी प्रेजेंस में, फॉर्मेल्डिहाइड एंड वाटर की प्रेजेंस में। तो हमें गोल्ड सॉल्व मिल जाएगा और फॉर्मिक एसिड और HCl रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। अगर आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्व बनाना है तो फेरिक क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा, तो हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्व मिल जाएगा। तो इस तरह बच्चों अलग अलग सॉल्व को बनाने के लिए अलग अलग टाइप की रिएक्शन आपको करनी पड़ती है। क्लियर। दूसरा मेथड है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रैडीज आर्क मेथड। इस मेथड में हम लोग मेटल के सॉल्व बनाते हैं, जैसे गोल्ड सॉल्व, सिल्वर सॉल्व, प्लेटिनम सॉल्व। ऐसा क्यों, तो जो हमारे पास मेटल है उसी को हम एक रॉड की फॉर्म में या इलेक्ट्रोड की फॉर्म में ला सकते हैं। तो जो भी मेटल हमें सॉल्व में चेंज करना है तो उसको इलेक्ट्रोड बना दो और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दो। ठीक, होगा क्या बच्चों, यहां पर जब एक आर्क प्रोड्यूस होगी तो जो मेटल है वो डिस्पर्स हो जाएगा, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा और नीचे हमारे पास वाटर हाई छोटे छोटे पार्टिकल को डिस्पर्स करेगा। अब क्या होगा बच्चों, वो छोटे पार्टिकल कंडेंसेट होंगे, यानी आपस में एग्रीगेट होंगे, कॉलोइडल रेंज के पार्टिकल बना लेंगे, तो हमें एक पर्टिकुलर मेटल का सॉल्व मिल जाएगा। क्लियर। तीसरा मेथड हमारे पास है पेप्टाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने पहले भी कहा था। पेप्टाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, एक प्रेसिपिटेट हमारे पास होता है, उसको हम कॉलोइडल सॉल्व में चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बस इतना आपको याद रखना है ना। तो प्रेसिपिटेट है और उसमें हमने थोड़ी सी इलेक्ट्रोलाइट के अमाउंट मिला दिया और उसको शेक किया कि इलेक्ट्रोलाइट के जो चार्ज है वो प्रेसिपिटेट को किस में कन्वर्ट करते थे, कॉलोइडल सॉल्व में कन्वर्ट कर देते थे। जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया है दैट इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। आगे देखिए पेप्टाइजेशन में होता क्या है, जो प्रेसिपिटेट है वो क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट से आयन को एब्जॉर्ब कर देता है और जितने भी आयन हैं उसकी सरफेस पर एडअप हो जाते हैं। फिर या तो पॉजिटिव आयन होंगे या तो नेगेटिव आयन होंगे, तो वो प्रेसिपिटेट को पहले क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि प्रेसिपिटेट के पार्टिकल बड़े होते हैं और उसके बाद वो छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है और एक कॉलोइडल सॉल्व में चेंज हो जाता है। अब आप बोलोगे कि पार्टिकल दोबारा से रिमिक्स हो सकते हैं, तो रिमिक्स इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हर पार्टिकल के ऊपर सेम चार्ज एड्सॉर्ब होता है, तो वो क्या करता है, दूसरे पार्टिकल को रिपेल करता है। इस डायग्राम से समझते हैं। हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड का एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी है।
अब हमने बच्चों क्या क्या इसमें फेरिक क्लोराइड एज ए इलेक्ट्रोलाइट या पेप्टाइजिंग एजेंट मिला दिया। तो होगा क्या कि ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है ये पॉजिटिव चार्ज को अपने चारों तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। तो ब्रेकडाउन होने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल में ये कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पार्टिकल किस रेंज के होंगे, कॉलॉइडल रेंज के होंगे। अब देखिए बच्चों, हर पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, इसीलिए ये कभी भी आपस में एग्रीगेट नहीं हो सकते हैं। तो ये सॉल्व स्टेबल रहने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन। तो बच्चों, जब हम कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें मोस्टली किसकी इंप्योरिटीज होती है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स एज ए इंप्योरिटीज, इसी इलेक्ट्रोलाइट को हटाने की प्रोसेस को हम बोलेंगे प्यूरिफिकेशन। तो सीधी सी बात है, प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज। अब हमारे पास 3 मेथड है प्यूरिफिकेशन करने के। नंबर 1 डायलिसिस, नंबर 2 इलेक्ट्रोडायलिसिस, और नंबर 3 अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब देखिए बच्चों, इनका जो प्रिंसिपल है ना, वो तीनों का सेम है। इसमें हम क्या करेंगे कि एक मेम्ब्रेन लेंगे, वो मेम्ब्रेन अलग अलग हो सकती है अलग अलग प्रोसेस में, और इस मेम्ब्रेन से हम कॉलॉइडल सॉल्यूशन को पास करवाएंगे। इस मेम्ब्रेन के अंदर पोर होते हैं, यानी मेम्ब्रेन क्या होते हैं, पोरस होते हैं, लेकिन ये पोर इतने छोटे होते हैं कि कॉलॉइडल पार्टिकल इसमें स्टक हो जाते हैं, आगे नहीं निकल पाते। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पास हो जाते हैं इस तरह से, है ना। तो इस तरह से कॉलॉइडल पार्टिकल प्यूरिफाई हो जाते हैं। समझ में बात आ गई। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं डायलिसिस एंड इलेक्ट्रोडायलिसिस। दोनों का प्रिंसिपल एक ही है, केवल डायलिसिस में नॉर्मल प्रोसेस होती है, स्लो प्रोसेस होती है। इलेक्ट्रोडायलिसिस में इलेक्ट्रोड का यूज होता है, ये फास्ट हो जाती है। अब देखिए बच्चों, यहां पर डायग्राम समझते हैं पहले। यहां पर हम क्या करेंगे कि कॉलॉइडल सॉल्यूशन को एक मेम्ब्रेन के अंदर फिट कर देंगे, तो उस मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे डायलिसिस मेम्ब्रेन। तो यहां पर हम एनिमल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट पेपर या फिर सेलोफेन शीट का यूज करेंगे एज ए फिल्टर पेपर या एज ए मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसी मेम्ब्रेन से हमें कॉलॉइडल सॉल्यूशन को डिफ्यूज करवाना है। क्लियर। अब देखिए, इस मेम्ब्रेन को हमने किसी एक ऐसे डिवाइस में रखा है जिससे हम वाटर का फ्लो लगातार करवा सके। तो होगा क्या, इस मेम्ब्रेन से इलेक्ट्रोलाइट बाहर आएंगे, है ना, क्योंकि पोर साइज इतना छोटा है कि केवल इलेक्ट्रोलाइट ही बाहर आ सकते हैं, कॉलॉइडल पार्टिकल अंदर ही रह जाएंगे, और जो इलेक्ट्रोलाइट बाहर है वो वाटर के फोर्स के थ्रू रिमूव होते रहेंगे। तो इस तरह से हमारा जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन है वो लगातार प्यूरिफाई होता रहेगा। दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डायलिसिस। ये एक स्लो प्रोसेस होती है। अगर हमें इसको फास्ट करना है तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस। बस केवल इतना करना है कि यहां पर हमें इलेक्ट्रोड ऐड करने हैं, एक कैथोड और एक एनोड लगा देना है। तो जो बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो एनोड और कैथोड की प्रेजेंस में जल्दी बाहर आएंगे, क्योंकि वो चार्जेबल होते हैं। क्लियर। अब देखिए बच्चों, जो डायलिसिस वर्ड है वो आपने सुना होगा किडनी पेशेंट के लिए। जिन लोगों की किडनी फेल हो जाती है उन लोगों को ब्लड को प्यूरिफाई करना पड़ता है, क्योंकि किडनी का काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना, और ब्लड एक तरह का कॉलॉइडल सॉल्यूशन है। तो जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम होती है उन लोगों को डायलिसिस करवाना पड़ता है। और बच्चों, जो उनका ब्लड है वो पूरा मशीन में जाता है, और मशीन में इसी तरह की मेम्ब्रेन लगी होती है, वो टॉक्सिक सब्सटेंस को वहां से निकाल देता है और दोबारा से प्योर ब्लड उनकी बॉडी में भेज दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड डायलिसिस। तो किडनी भी एक तरह का डायलिसिस का काम करती है हमारी बॉडी में। चलो आगे बात करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन डायलिसिस से थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड मेथड है। यहां पर जो प्यूरिफिकेशन होता है वो डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस से ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि यहां पर जो मेम्ब्रेन हम यूज करते हैं वो स्पेशल मेम्ब्रेन होते हैं। दिस इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्टर। ठीक। अब देखो, थोड़ा सा पहले इसकी खास बातें बात कर लेते हैं। नंबर 1, जो अल्ट्रा फिल्टर हम यूज करते हैं उसको बनाने के अलग अलग तरीके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को लेते हैं और उसको सोक करते हैं कॉलॉइडल सॉल्यूशन में। अब जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन है उसका कंपोजिशन क्या होता है, इट इज 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज विद अल्कोहल एंड ईथर। तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को हम इस नाइट्रोसेल्यूलोज सॉल्यूशन में सोक्ड करते हैं, जिसमें अल्कोहल और ईथर मिक्स होता है। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, इसको हार्ड करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, और लास्ट में ड्राई करेंगे। तो ड्राई होने के बाद जो हमें फिल्टर पेपर मिला है दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्टर। ठीक।
अब देखिए बच्चों, हमने यहां पर अल्ट्रा फिल्टर लगा दिया और इसकी दूसरी तरफ क्या है, इधर कोलोइडल सॉल्यूशन है और इधर जो है इंप्योरिटीज है ना। तो जो कोलोइडल पार्टिकल है उनका साइज बड़ा होता है तो वो मेम्ब्रेन इसको रोक लेगी, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट है या इंप्योरिटीज है वो इस मेम्ब्रेन से दूसरी तरफ निकल जाएगी। तो इस तरह प्यूरिफिकेशन प्रोसेस चलती रहेगी। अगर इसको आपको फास्ट करना है तो जहां आपने सोल्यूशन लिया है वहां पर आप प्रेशर अप्लाई कर दो तो फटाफट से ये इलेक्ट्रोलाइट जल्दी निकल जाए। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इस तरह से काम करता है। क्लियर हो गया? तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसके बाद हम पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट, कलर, ब्राउनियन मूवमेंट एंड लास्ट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इनसे कई सारे क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए हैं, तो बस आपको कंसेप्ट समझना है और यह देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी किस चीज से रिलेटेड है। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी सॉल की वो प्रॉपर्टी होती है जो उस सॉल के नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, या अमाउंट पर डिपेंड करती है, नेचर पर डिपेंड नहीं करती। कुल मिला के हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहली, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यहां पर ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है। जब आप सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब इन प्रॉपर्टी को आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां पर केवल इतना ही आपको पढ़ना है। दूसरी प्रॉपर्टी है टिंडल इफेक्ट। देखिए बच्चों कि जब किसी कोलोइडल सॉल से लाइट पास होती है तो कोलोइडल पार्टिकल्स उस लाइट को स्कैटर करते हैं, तो हमें लाइट का एक बीम दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट आपने देखा होगा, जब सिनेमा हॉल में अंधेरा होता है तो एक लाइट का पाथ हमें दिखाई देता है जहां से प्रोजेक्शन लगा होता है। तो उस लाइट के पाथ को दिखने का सबसे बड़ा रीजन है द लाइट स्कैटर्ड बाय द पार्टिकल्स। तो इसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो देखो बच्चों, ये डायग्राम है, इसमें एक कोलोइडल सॉल्यूशन हमने रखा है और ये लाइट यहां से पास हो रही है, तो हमें एक टिंडल कोन दिखाई देता है। तो ये कोन क्यों बना? ये कोन इसलिए बना जो कोलोइडल पार्टिकल हैं वो लाइट को स्कैटर्ड कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अब बात करते हैं कौन सी एसेंशियल कंडीशन है जो टिंडल इफेक्ट शो करने के लिए होनी चाहिए। पहली कंडीशन है द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज। क्लियर? और दूसरी कंडीशन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम इज नॉट मच ग्रेटली डिफरेंस। क्लियर हो गया? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए और दूसरा जो डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल है वो छोटा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि टिंडल इफेक्ट से क्या फायदा है। एक तो बच्चों हम नंबर ऑफ कोलोइडल पार्टिकल यहां से काउंट कर सकते हैं, दूसरा द एवरेज मास ऑफ पार्टिकल कैन बी फाइंड आउट। क्लियर? तो चलिए बच्चों, तीसरी प्रॉपर्टी है कलर। हम सब लोग जानते हैं बहुत सारे कोलोइडल पार्टिकल हैं जिनका अपना खुद का कलर होता है, जो कलर शो करते हैं, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है द ब्लू कलर ऑफ स्काई। ब्लू कलर स्काई क्यों होता है? क्योंकि जो हवा में पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं, इसलिए हमें आसमान ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो सीधी सी बात है, जो कलर होता है वो किसके थ्रू होता है? स्कैटर्ड लाइट बाय द डिस्पर्स फेज पार्टिकल। अब देखिए यहां पर दो चीजें बहुत मैटर करती है, एक साइज और एक उसका नेचर। इन्हीं दोनों पे डिपेंड करेगा कि कोलोइडल सॉल का कलर क्या होने वाला है। दूसरी चीज, जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसका कलर क्या होगा ये डिपेंड करेगा कि जो ऑब्जर्वर है वो किस तरह से देख रहा है। अगर लाइट यहां से आ रही है तो ये इधर रिफ्लेक्ट होगी, दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट, और ये कुछ इधर निकली, दिस इज ट्रांसमिटेड लाइट। तो बच्चों अगर यहां से देखा जाए तो अलग कलर मिलेगा और रिफ्लेक्टेड वाले पार्ट से देखा जाए तो अलग कलर आपको मिलेगा। अब देखिए एग्जांपल के लिए, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर अपीयर ब्लू व्हेन व्यूड बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रेड व्हेन व्यूड बाय द ट्रांसमिटेड लाइट। तो देखा कहां से जा रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा,
जो गोल्ड सॉल है वो रेड कलर का होता है, और जैसे जैसे इसका पार्टिकल साइज बड़ा होता जाता है ये पर्पल और लास्ट में ब्लू और देन गोल्डन कलर का हो जाता है। तो यहां पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पार्टिकल साइज और दूसरा ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है ब्राउनियन मोमेंट। बहुत सिंपल है, पार्टिकल का जिगजैग मोशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। देखो बच्चों, ये हमारे पास एक पार्टिकल है और ये कभी इधर जा रहा है, 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 कभी इधर जा रहा है। तो इसी जिगजैग मोशन को हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। अब देखिए बच्चों, जो ब्राउनियन मोशन है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है पार्टिकल साइज पर और दूसरा विस्कोसिटी पर। अगर साइज छोटा होगा और विस्कोसिटी कम होगी, स्मॉलर द साइज एंड लेसर द विस्कोसिटी, तो ब्राउनियन मोशन फास्टर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो ब्राउनियन मोशन है वो सॉल की स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी ब्राउनियन मोशन की वजह से ही स्टेबिलिटी बनी रहती है ताकि कभी भी पार्टिकल सेटल ना हो। तो यहां पर मैंने लिखा है कि जो पार्टिकल्स है वो कभी भी फ्लॉकुलेट या कॉगुलेट नहीं होते हैं या सेटल डाउन नहीं होते हैं। इसका रीजन है ब्राउनियन मोशन, वो लगातार घूमते रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए, हम सब लोग जानते हैं जो कोलोइडल पार्टिकल हैं उसके चारों तरफ एक पर्टिकुलर टाइप के आयंस होते हैं, किसी में पॉजिटिव हो सकता है, किसी में नेगेटिव हो सकता है। तो अगर एक सॉल के दो पार्टिकल को देखा जाए तो दोनों के ऊपर सेम चार्ज होता है और सेम चार्ज होने की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जब तक ये एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे तब तक इनकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी, कभी भी आपस में कोगुलेट नहीं होंगे और सेटल डाउन नहीं होंगे। तो स्टेबिलिटी विल मेंटेन ड्यू टू द चार्ज ऑन द कोलोइडल पार्टिकल। क्लियर? अभी इन चार्ज की वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टी हम इनकी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो, ठीक है, जिस तरह हम लोग देखते हैं कि फेरिक हाइड्रोक्साइड पर जो है माइनस चार्ज होता है और किसी पर प्लस चार्ज होगा। क्लियर? अब देखिए बच्चों, जो हमारे पास चार्ज है कोलोइडल पार्टिकल पर, वो कहां से आया? वो सॉल्यूशन से आता है, यानी सॉल्यूशन पर दोनों चार्ज होते हैं, प्लस एंड माइनस। तो सॉल्यूशन से वो किसी एक चार्ज को एड्सॉर्ब कर लेता है। तो बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो दो ही टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले सॉल्व और नेगेटिव चार्ज वाले सॉल्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी जाता है, तो इसे एग्जांपल आपको याद करने हैं। तो पॉजिटिव चार्ज वाले आपको कैसे मिलेंगे? देखो, हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्युमिनियम, क्रोमियम एंड आयरन। ठीक है, बेसिक डाइज जैसे मिथाइलिन ब्लू, हीमोग्लोबिन, ऑक्साइड्स ऑफ टाइटेनियम। तो ये सारे क्या हैं? पॉजिटिव चार्ज वाले। नेगेटिव चार्ज की बात करें तो मेटल्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड सॉल्व, है ना। मेटल्स के सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड एंड कैडमियम सल्फाइड। एसिडिक डाई जैसे इओसिन हो गया, कॉन्गो रेड हो गया, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस के सॉल्ट जैसे स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले एंड चारकोल। तो ये नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। क्लियर? तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं बच्चों की जो हमारे पास कोलोइडल पार्टिकल पर जो चार्ज आया है वो किस वजह से आया? डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से ही उसने किसी एक पर्टिकुलर चार्ज को एड्सॉर्ब कर लिया है। लेकिन बच्चों कौन सा चार्ज एड्सॉर्ब होगा ये डिपेंड करेगा कि हम किस तरह के कोलोइडल सॉल्व को बना रहे हैं, यानी डिस्पर्स फेज क्या है और डिस्पर्जन मीडियम क्या है। तो यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया है और इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह का सॉल्व हमारे पास बनने वाला है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखिए, जब हम AgNO3 को Ki सॉल्यूशन में डिस्पर्ज करते हैं तो पहली कंडीशन क्या है? AgNO3 प्लस Ki सॉल्यूशन। अच्छा, यहां पर जो Ki है बच्चों वो एक्सेस में है तो हमें AgI का सॉल्व मिल जाएगा। लेकिन यहां पर जो AgI है उसके चारों तरफ कौन से आयन हो जाएंगे? माइनस आयन एड्सॉर्ब हो जाएंगे। ठीक, तो ये हमें ये नेगेटिव सॉल्व मिल जाएगा, नेगेटिव सॉल्व जैसे मैंने यहां पर लिखा है। लेकिन अगर आप Ki को AgNO3 के साथ मिक्स करें, यहां पर AgNO3 को आपको एक्सेस रखना है,
तो अगेन AgI का सॉल्व बनेगा, लेकिन यहां पर बच्चों AgI के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एडजॉर्ब हो जाएंगे, तो ये आपको पॉजिटिव सॉल्व मिलने वाला है। ठीक है, तो जो एक्सेस होगा उसका जो आयन होगा वो उस सॉल्व के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा। सॉल्व तो सेम बन रहा है, लेकिन जो एडजॉर्ब होने वाला आयन है वो अलग अलग है। क्लियर? दूसरा एग्जांपल देखो, FeCl3 सॉल्यूशन को हमने किस में डाला? NaOH सॉल्यूशन में डाला। तो FeCl3 प्लस NaOH, और यहां पर NaOH एक्सेस है, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्व हमें मिल जाएगा। ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्व। लेकिन अब होगा क्या बच्चों कि सॉल्यूशन से OH आयन इसके चारों तरफ इकट्ठा होने लगेंगे, तो ये कौन सा सॉल्व हुआ बच्चों? नेगेटिव सॉल्व। ठीक, लेकिन अगर फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन को हम अगर वाटर के साथ मिक्स करते हैं और यहां पर वाटर एक्सेस में होता है, तो हमें जो है अगेन फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्व मिलता है, लेकिन उसके चारों तरफ जो है इस समय फेरिक आयन एडजॉर्ब हो जाते हैं, यानी हमें पॉजिटिव सॉल्व मिलेगा। ठीक, तो किस टाइप का सॉल्व बनेगा ये डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप के सॉल्यूशन में उसको बनाना है। क्लियर हो गया? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कई बार बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीटा पोटेंशियल। देखो, जीटा पोटेंशियल का मतलब ये होता है बच्चों कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्ज लेयर। और दो अपोजिट चार्ज लेयर कौन सी होती है? एक फिक्स लेयर होती है जिस पर अलग चार्ज होता है, और एक डिफ्यूज लेयर होती है जिस पर अलग चार्ज होता है। तो इसी चार्ज डिफरेंस को हम बोलेंगे जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। अब इस डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास कोलोइडल पार्टिकल है जिसके चारों तरफ पॉजिटिव आयन है, दिख रहा आपको? पॉजिटिव आयन है ना? तो बच्चों ये पॉजिटिव आयन फिक्स रहते हैं, और इसका जस्ट अपोजिट आयन इसके सॉल्यूशन में रहेंगे। तो सॉल्यूशन में कौन से आयन है? नेगेटिव आयन है। तो ये जो लेयर है ना, ये वाली बीच की लेयर, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की कंडीशन है। तो इस लेयर पर जो भी पोटेंशियल होगा दैट इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल, या जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। क्लियर हो गया? और इसको हम हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर भी बोलते हैं। डबल लेयर कैसे? एक पॉजिटिव वाली है जो पार्टिकल के ऊपर है, और एक नेगेटिव वाली है जो सॉल्यूशन में है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इस डायग्राम से आप इलेक्ट्रोफोरेसिस को बहुत अच्छी तरह समझेंगे। ये हमारे पास एक कोलोइडल सॉल्यूशन है जिस पर हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हमें अप्लाई करना है। तो एक हमने रखा एनोड और दूसरा हमने रखा कैथोड। ठीक है, हम सब लोग जानते हैं कि जो कोलोइडल पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो नेगेटिव हो सकते हैं। तो अगर पॉजिटिव है तो सारे के सारे पार्टिकल किस तरफ जाएंगे? एनोड की तरफ जाएंगे। और अगर नेगेटिव है तो सारे के सारे पार्टिकल किस तरफ जाएंगे? कैथोड की तरफ जाएंगे। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब यह हुआ कि मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन या प्रेसिपिटेशन। तीनों नाम एक जैसे हैं। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। जो हमारे पास कोलोइडल पार्टिकल हैं उन पर चार्ज होता है, और जब तक उन पर चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं, वो सॉल्यूशन के ऊपर डिस्पर्स रहते हैं। लेकिन जैसे उनके चार्ज किसी वजह से हट जाता है तो वो पार्टिकल आपस में एग्रीगेट होकर बड़े पार्टिकल बनाते हैं और नीचे बॉटम पर सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इसी सेटलिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं कोगुलेशन। तो सपोज मान लीजिए हमारे पास ये एक कोलोइडल सॉल है जिस पर पार्टिकल डिस्पर्स है, तो इसकी स्टेबिलिटी है। लेकिन किसी वजह से अगर ये सारे पार्टिकल आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं और नीचे बॉटम पर सेटल डाउन हो जाते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन या प्रेसिपिटेशन। अब देखिए बच्चों, बहुत सारी चीजें इसमें आने वाली है, ध्यान से पढ़िए। तो कोगुलेशन मैंने आपको बता दिया, सेटलिंग ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल इज कॉल्ड कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन, जो आप बोलना चाहो, है ना। सेटलिंग क्यों हुआ? इट इज ड्यू टू द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज। जैसे मैंने बोला, चार्ज उनको डिस्पर्स रखता है, लेकिन आपने चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया तो एग्रीगेट होने से, रिपल्शन खत्म होने से एग्रीगेट हुआ,
और आपस में वो बड़े पार्टिकल बना के नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड कोगुलेशन। क्लियर? अब देखिए बच्चों, जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव चार्ज सॉल को प्रेसिपिटेट करेंगे और जो नेगेटिव चार्ज सॉल है वो किसके थ्रू प्रेसिपिटेट होगा? पॉजिटिव आयन के थ्रू। उल्टा होता है ना, हमें न्यूट्रलाइज करना है। ठीक, अब देखो कोगुलेशन करने के कौन कौन से तरीके हैं, किन किन तरीकों से कोगुलेशन पॉसिबल है। तो पहला तरीका है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में मैंने अभी आपको बताया था, वो किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करते हैं और अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो अगर चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया तो वो आपस में एग्रीगेट हो जाएंगे। क्लियर? दूसरा तरीका हमारे पास है द मिक्सिंग ऑफ अपोजिट चार्ज सॉल। एक पॉजिटिव वाला ले लो, एक नेगेटिव वाला लो, दोनों को आपस में मिक्स कर दो तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके एग्रीगेशन पॉसिबल है। तीसरा बाय बॉइलिंग। देखिए, जब हम मिल्क को बॉयल करते हैं तो क्रीम बनने लगती है। इसका रीजन क्या हो बच्चों? वो जो क्रीम बनती है ना, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन भी कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन है। अब देखिए इसमें होता क्या है, जब हम पार्टिकल को एनर्जी देते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो दीवार से टकराकर अपनी फिक्स लेयर को डैमेज कर लेता है। जो उसके चार्ज फिक्स लेयर है उसको डैमेज करता है, जिस वजह से फ्लोकुलेशन हो जाता है। चौथा है परसिस्टेंट डायलिसिस। डायलिसिस में हम क्या करते हैं? इंप्योरिटीज को रिमूव करते हैं, और वो जो इंप्योरिटीज है वो क्या होती है? इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट रिमूव कर लिए तो पार्टिकल न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो आपस में एग्रीगेट करके प्रेसिपिटेट बना लेता है। और बच्चों लास्ट हमारे पास है बाय द एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर नेगेटिव सॉल है उसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो, आगे न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। पॉजिटिव सॉल है उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो, आगे न्यूट्रलाइजेशन हो गया। तो कुछ अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट की जरूरी है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट एक लेवल से बढ़ जाती है तो वहां पर कोगुलेशन हो जाता है। तो ये 5 तरीके हैं जिनसे कोगुलेशन पॉसिबल है। अब हम लोग बच्चों इस पर डिस्कस करेंगे ज्यादा, बाय द एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? चलो, तो कोगुलेशन में हमारे पास है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो देखिए बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उस पर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा, डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। और यहां पर जो सॉल आपने लिया है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, हमेशा अपोजिट लेना है। अगर यहां पर नेगेटिव सॉल है तो आप पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करोगे, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, धीरे धीरे इनके बीच एग्रीगेशन होगा और नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड कोगुलेशन। तो किसकी वजह से हुआ? इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने की वजह से। देखिए बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोलाइट हमने ऐड किया है कोगुलेशन के लिए, इस इलेक्ट्रोलाइट को हम बोलते हैं कोगुलेटिंग एजेंट। क्या बोलेंगे? कोगुलेटिंग एजेंट या फ्लोकुलेटिंग एजेंट। क्लियर? अब देखिए, यानी किसी इलेक्ट्रोलाइट की जो कोगुलेशन करने की पावर है वो 2 चीजों पे डिपेंड करती है। एक उसके चार्ज पर डिपेंड करती है, यानी उसकी वैलेंसी पर डिपेंड करती है, और दूसरा उसकी अमाउंट पर डिपेंड करती है, कितना हमने अमाउंट ऐड किया है और उस पर चार्ज या वैलेंसी कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चार्ज की बात होगी तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कोगुलेटिंग पावर, और अगर अमाउंट की बात होगी तो उसको हम बोलेंगे कोगुलेटिंग वैल्यू। ध्यान रखना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कोगुलेटिंग पावर तब हम काउंट करेंगे जब चार्ज की बात हो रही है, और जब अमाउंट और कंसंट्रेशन की बात होगी किसी कोगुलेटिंग एजेंट की तो हम वहां पर कोगुलेटिंग वैल्यू की बात करेंगे। अभी आगे डिस्कस करेंगे। देखो, अब यहां पर हम बात करें कोगुलेटिंग पावर या फ्लोकुलेटिंग पावर, बात एक ही है, और हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट रूल जिसका नाम है हार्डी-सोल्जे रूल। ठीक है? अब देखो, हार्डी-सोल्जे रूल ये बोलता है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट की, और इलेक्ट्रोलाइट को हमने क्या बोला था? कोगुलेटिंग एजेंट या फ्लोकुलेटिंग एजेंट। किसी कोगुलेटिंग एजेंट और इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेटिंग पावर इस चीज पे डिपेंड करेगी कि उस पर चार्ज या वैलेंसी कितनी है। जितनी ज्यादा उस पर चार्ज या वैलेंसी होगी वो उतना ही ज्यादा प्रेसिपिटेशन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं हमारे पास एक सोडियम आयन है और दूसरा कैल्शियम आयन है, किसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी? जिस पर चार्ज ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। ठीक है? अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको यहां पर देता हूं।
हमारे पास एक सॉल है आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3, ऐसा लिखा जाता है इसे। ये नेगेटिव सॉल होता है, यानी इसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज एडजॉर्ब होता है। तो कैसा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो? तो देखो Al3+ की पावर ज्यादा, Ba2+ की पावर थोड़ी सी कम और Na+ की पावर सबसे कम। तो बहुत सिंपल है। तो चार्ज जितना ज्यादा होगा पावर उतनी ज्यादा होगी। अगर पॉजिटिव सॉल हमारे पास कोई है, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड है ना, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। तो देखो हमारे पास FeCN6 का 4-, PO4, अच्छा ये ऐसे लिखा जाता है PO4 3-, यहां पे SO4 2- और Cl 1-, है ना। देखो चार्ज ज्यादा तो उसकी कोगुलेटिंग या फ्लोकुलेटिंग पावर भी उतनी ज्यादा। क्लियर? अब देखिए कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमें इलेक्ट्रोलाइट दिया होता है, आयन नहीं दिया होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयन ही होते हैं, है ना। तो उन आयन की कोगुलेटिंग पावर डिपेंड करेगी कि नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं। तो देखो यहां पर नेगेटिव कौन सा है? S2- है, यहां पर PO4 3- है, यहां पर SO4 2- है, Cl- है। तो यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 1। तो सबसे ज्यादा कोगुलेटिंग पावर किसकी होगी? जिस पर चार्ज सबसे ज्यादा होगा। तो थर्ड वाला आ गया। क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसको आप करो। यहां पर पूछा है द आर्सेनिक सल्फाइड सॉल हैज नेगेटिव चार्ज, यस, द मैक्सिमम कोगुलेटिंग पावर फॉर प्रेसिपिटेटिंग इज। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। यहां पर है जिंक नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो नेगेटिव चार्ज वाला है, इसका मतलब इनमें से आपको पॉजिटिव चार्ज देखना है। तो यहां पर पॉजिटिव कौन है? जिंक 2+, यहां पर पॉजिटिव है जिंक 2+, यहां पर पॉजिटिव है Na+, यहां पर पॉजिटिव है Al3+। तो किसकी कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी? जिस पर चार्ज सबसे ज्यादा है। तो आंसर हो जाएगा 0.1 NaCl3। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं कोगुलेटिंग वैल्यू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पावर अलग है, वैल्यू अलग है। वैल्यू तब हम काउंट करते हैं जब हम कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट की बात कर रहे हैं। तो देखो द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट या फ्लोकुलेटिंग एजेंट इन मिलीमोल पर लीटर रिक्वायर्ड टू कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ ए सॉल इन 2 आवर इज कॉल्ड कोगुलेटिंग वैल्यू। यानी जितनी कम से कम कॉन्सेंट्रेशन में कोई इलेक्ट्रोलाइट उस पर्टिकुलर सॉल को प्रेसिपिटेट कर देता है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। सीधी सी बात है ना। पावर और वैल्यू एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। या इसको देखो पहले, कोगुलेटिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोगुलेटिंग वैल्यू। तो पावर बढ़ेगी तो वैल्यू घटेगी, वैल्यू बढ़ेगी तो पावर घटेगी। ठीक है, ध्यान रखें। और ये कुछ टेबल मैंने आपके लिए लिखी है जहां पर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेटिंग वैल्यू दे रखी है। देखो ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये उसका कैटायन है और ये उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू है। तो NaCl में Na, KCl में K, HCl में H+, Mg में Mg, MgCl2 में Mg2+, इस तरह। तो देखो Al3+ की कोगुलेटिंग वैल्यू कम है तो इसकी कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। यहां पर थोड़ा बढ़ गई, यहां पर और 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 बढ़ गई, है ना। तो कोगुलेटिंग वैल्यू का मतलब कितनी कम से कम कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड है किसी पर्टिकुलर सॉल को प्रेसिपिटेट करने के लिए। उसी तरह नेगेटिव की बात करें हम, है ना, तो नेगेटिव में ये देखो KBr में Br-, Cl-, NO3-, SO4 2-, ऑक्सलेट 2-, FeCN6 2-। तो अगर Fe की पावर सबसे ज्यादा है, FeCN6 की पावर सबसे ज्यादा है, इसकी वैल्यू सबसे कम होगी। तो बच्चों वैल्यू आपको दी होगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कि कोगुलेटिंग वैल्यू दे रखी है और हमें कोगुलेटिंग पावर का ऑर्डर निकालना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, द कोगुलेशन वैल्यू इन मिलीमोल्स पर लीटर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स यूज फॉर द कोगुलेशन ऑफ AS2S3 आर गिवन बिलो। तो NaCl की कोगुलेटिंग वैल्यू दे रखी है 52, BaCl2 की 0.69 और MgSO4 की 0.22। तो हमें बच्चों कोगुलेटिंग पावर पता करनी है। तो मैंने आपको बोला था कि कोगुलेटिंग वैल्यू या कॉन्सेंट्रेशन जितनी कम होगी कोगुलेटिंग पावर उतनी बढ़ेगी। तो यहां पर आना चाहिए आंसर MgSO4 सबसे ज्यादा
उसके बाद BaCl2 और लास्ट में आना चाहिए NaCl। तो बच्चों ये उसकी कोगुलेटिंग पावर हो गई। क्लियर हो गया? तो बस इसी तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स। तो देखिए बच्चों, अगर किसी लायोफिलिक सॉल्ट की स्मॉल क्वांटिटी को किसी लायोफोबिक सॉल्ट में मिला दिया जाए तो लायोफिलिक पार्टिकल्स उस लायोफोबिक पार्टिकल के चारों तरफ एड्सॉर्ब हो जाते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं बाय द इलेक्ट्रोलाइट। यानी इलेक्ट्रोलाइट उसको प्रेसिपिटेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो बच्चों जो लायोफिलिक सॉल्ट है वही हमारा प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स है। अब देखिए आगे, तो प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स क्या हुआ? प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स आर लायोफिलिक कॉलॉइड्स दैट आर प्रेजेंट इन द स्मॉल क्वांटिटी कीप द लायोफोबिक कॉलॉइड्स फ्रॉम प्रेसिपिटेटिंग अंडर द कोगुलेटिंग एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी अगर लायोफिलिक कॉलॉइड्स लायोफोबिक कॉलॉइड्स में डाले जाते हैं तो तब इलेक्ट्रोलाइट उनको प्रेसिपिटेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो लायोफोबिक कॉलॉइड्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए बच्चों जो लायोफिलिक कॉलॉइड्स होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स। क्लियर? अब एक डायग्राम देखिए, ये देखिए, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है ये लायोफोबिक पार्टिकल है और इसके चारों तरफ ये जो आपको दिख रहे हैं दीज आर लायोफिलिक कॉलॉइड्स। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल है वो बड़े पार्टिकल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स। क्लियर? अब इससे जुड़ा एक टर्म्स आता है गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर क्या होता है? एक्चुअल में गोल्ड नंबर कॉन्सेंट्रेशन है किसकी? प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स की कॉन्सेंट्रेशन है और वो कॉन्सेंट्रेशन जो उस लायोफोबिक सॉल्ट को प्रेसिपिटेट होने से बचाता है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हुई। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। गोल्ड नंबर इज द मिनिमम वेट इन मिलीग्राम यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द कोगुलेशन। किसका कोगुलेशन? लायोफोबिक सॉल्ट का। लायोफोबिक सॉल्ट कौन हमारे पास? गोल्ड सॉल्ट। ठीक है, किससे बचाता है? 1 ml ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन से। और पता कैसे चलेगा? इसका कलर रेड से वायलेट हो जाएगा तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अगर रेड से वायलेट नहीं हुआ तो प्रेसिपिटेट नहीं होगा। अब देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक गोल्ड सॉल्ट है। गोल्ड सॉल्ट है। अगर गोल्ड सॉल्ट के पार्टिकल छोटे होते हैं तो वो रेड कलर का होता है, लेकिन अगर पार्टिकल बड़े हो जाते हैं तो वो वायलेट कलर का हो जाता है। पार्टिकल बड़े कब होंगे? जब छोटे छोटे पार्टिकल एग्रीगेट होंगे। तो बच्चों हमने एक गोल्ड सॉल्ट बनाया और इसकी अमाउंट रखी 10 ml। कितनी ml रखी? 10 ml। और इसमें हमने क्या मिलाना है? प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स। प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स की कुछ अमाउंट हमने यहां पर ऐड कर दी। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों प्रेसिपिटेट करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे। कितना मिलाएंगे? 1 ml 10% NaCl। तो NaCl इलेक्ट्रोलाइट है जो कि इस गोल्ड सॉल्ट की कोगुलेशन करवाएगा, लेकिन इसकी अमाउंट अगर इस अमाउंट से इसको कोगुलेट होने से बचाती है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। ठीक है, और अगर एक कोगुलेट हो जाएगा तो आपको कलर चेंज होता दिख जाएगा, अगर कोगुलेट नहीं होगा तो कलर सेम रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमारे पास कुछ प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स है जिनका गोल्ड नंबर दिया होता है ना। तो आपको केवल याद रखना है कि सबसे ज्यादा एफिकेसी किसकी है। तो गोल्ड नंबर जितना कम होगा यानी कॉन्सेंट्रेशन जितनी कम होगी उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होगी। तो सबसे पहले आता है जिलेटिन, जिसका गोल्ड नंबर इतना कम है, यानी कॉन्सेंट्रेशन कम कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा काम हो रहा है। फिर है केसिन, फिर है हीमोग्लोबिन, फिर है एल्बुमिन, देन गम अरेबिक और लास्ट में पोटैटो स्टार्च। तो बच्चों इनका आपको ऑर्डर याद रखना है, जिलेटिन, केसिन, हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, गम अरेबिक, लास्ट पोटैटो स्टार्च। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है इमल्शन। इमल्शन लिक्विड कॉलोइडल सिस्टम होते हैं, यानी डिस्पर्स फेज भी लिक्विड होगी और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड होगा, है ना। जैसे ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर होता है। तो बच्चों देखो, इमल्शन जैसे मैंने बोला, ऑयल को वाटर में मिक्स कर दो तो वो इमल्शन बन जाता है, लेकिन वो आसानी से मिक्स नहीं होता है, इसके लिए हमें कुछ और टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो इमल्शन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के इमल्शन होते हैं, ऑयल इन वाटर इमल्शन एंड वाटर इन ऑयल इमल्शन। जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है
वो डिस्पर्स फेज है, जो राइट हैंड साइड होगा वो डिस्पर्जन मीडियम होगा। तो ऑयल इन वाटर इमल्शन में ऑयल डिस्पर्स फेज है एंड वाटर डिस्पर्जन मीडियम है ना। एग्जाम्पल मिल्क एंड वार्निशिंग क्रीम। उसी तरह वाटर इन ऑयल की बात करें तो वाटर कम क्वांटिटी में है, ऑयल ज्यादा क्वांटिटी में है। वाटर डिस्पर्स फेज है, ऑयल डिस्पर्जन मीडियम है। एग्जाम्पल बटर एंड कोल्ड क्रीम। अब आगे बात करते हैं कि इमल्शन को स्टेबल कैसे रखा जाता है। देखिए बच्चों, जैसा मैंने आपको बोला कि जब किसी ऑयल को वाटर में डाला जाता है तो वो वाटर में इमिसिबल होता है, यानी सॉल्युबल नहीं होता है, तुरंत जो है वो ऊपर तैरने लगेगा। तो क्या ऐसा करें कि वाटर ऑयल की सारी ड्रॉपलेट वाटर में सस्पेंड रहे, वो एग्रीगेट ना हो। तो इसके लिए बच्चों हमें ऐड करना पड़ता है इमल्सिफाइंग एजेंट। ये इमल्सिफाइंग एजेंट ऑयल के चारों तरफ एक लेयर बना लेता है और दूसरी ड्रॉप को एग्रीगेट होने से बचाता है। दैट इज कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला था कि इमल्सिफाइंग फिल्म बनाता है ना। अब देखिए कौन कौन से इमल्सिफाइंग एजेंट है। अगर मैं ऑयल इन वाटर इमल्शन बनाता हूं तो इमल्सिफाइंग एजेंट कौन से होंगे? प्रोटीन, गम्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप। ये हमारे पास ऑयल इन वाटर के लिए। लेकिन वाटर इन ऑयल की बात करें तो हैवी मेटल्स के सॉल्ट जैसे फैटी एसिड, लॉन्ग चेन अल्कोहल एंड लैंप ब्लैक, ये ऑयल इन वाटर के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट होंगे। क्लियर? तो बस इतना ही था हमारे पास कॉलर्ड्स में। अब थोड़ा सा ये पढ़ते हैं कि कॉलर्ड्स का यूज क्या है डेली लाइफ में और इंडस्ट्रियल पर्पज उसका क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉलर्ड्स इन आवर डेली लाइफ। ब्लू कलर ऑफ स्काई कॉलर्ड्स की वजह से है। फॉग, मिस्ट, रेन कॉलर्ड की वजह से है। फूड आर्टिकल जैसे मिल्क, बटर, हलवा, आइसक्रीम, फ्रूट जूस, ये सारे कॉलर्ड होते हैं। ब्लड को अगर हमें कोगुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ एलम एंड फेरिक क्लोराइड, तो ये भी कॉलर्ड्स का ही एग्जाम्पल है। जब दाढ़ी बनाते वक्त कट जाता है तो हम क्या करते हैं? फिटकरी लगाते हैं। तो फिटकरी बच्चों क्या होती है? एलम होती है। सॉइल्स भी एक तरह का कॉलर्डल सिस्टम है। क्लियर? अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कॉलर्ड्स। एक आधा क्वेश्चन इससे आया था। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। स्मोक में कार्बन एज ए कॉलर्डल पार्टिकल होता है। तो बच्चों कार्बन हार्मफुल होता है, तो कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए चिमनी पर कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं जो इस कार्बन को प्रेसिपिटेट कर देते हैं और बाहर नहीं जाने देते। तो इस तरह से कार्बन का इवोल्यूशन है वो रुक जाता है। दूसरा हमारे पास है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। हम सब लोग जानते हैं कि हम ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए किसका यूज करते हैं? फिटकरी का यूज करते हैं, एलम। ठीक है, तो एलम क्या करता है? वहां जो कॉलॉइडल इंप्योरिटीज होती है उनको प्रेसिपिटेट कर देता है। तीसरा हमारे पास मेडिसिन। देखिए मेडिसिन में कौन सी पहली है? अर्गाइरोल। और अर्गाइरोल एक तरह का सिल्वर सॉल होता है जो कि आई लोशन में काम आता है। दूसरा है कॉलॉइडल एंटीमनी यानी एसबी, किसमें यूज होता है? काला अजार के ट्रीटमेंट में यूज होता है। गोल्ड सॉल इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इसके आर्थराइटिस में यूज होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये एंटासिड या स्टमक डिसऑर्डर में यूज होता है। टैनिंग ऑफ लेदर, तो लेदर को हार्ड बनाया जाता है कॉलॉइडल प्रोसेस के थ्रू। फोटोग्राफिक फिल्म एंड प्लेट्स, तो जो बच्चों जो फोटोग्राफिक प्लेट्स होती है उसको कैसे बनाया जाता है? बाय द कोटिंग ऑफ ए इमल्शन ऑफ लाइट सेंसिटिव मटेरियल दैट इज कॉल्ड सिल्वर ब्रोमाइड के साथ जिलेटिन मिला के एक ग्लास प्लेट में इसको एक फिल्म के रूप में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है रबर इंडस्ट्री। आपको पता है कि रबर जो है लैटेक्स से मिलता है और लैटेक्स एक तरह का कॉलॉइडल सॉल्यूशन है जो एक प्लांट से हमें मिलता है। तो इस लैटेक्स से ही हम जो है रबर का मैन्युफैक्चर करते हैं। और लास्ट बच्चों कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कॉलॉइडल नेचर के होते हैं, जैसे पेंट हो गया, इंक हो गया, सिंथेटिक प्लास्टिक हो गया, रबर, ग्रेफाइट, लुब्रिकेंट्स, सीमेंट एटसेट्रा। तो चैप्टर खत्म इसी के साथ। अब आपको क्या करना है कि इसके डाउट मुझे पूछने हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, और जो भी मेरे पास डाउट आएंगे मंडे टू सैटरडे, तो मैं संडे को इनको लाइव क्लास में सॉल्व कराऊंगा। दूसरा, इसकी प्रैक्टिस शीट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां से आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसी चैप्टर का ऑनलाइन टेस्ट देना है। तो जिन बच्चों ने मुझे मेल की है उनकी मेल पर एक लिंक आएगा, वो सैटरडे और संडे को होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। और इस चैप्टर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए
तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्विक रिवीजन के लिए। क्लियर बच्चों?